हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि हमने धातु और अधातु के बारे में पूरा डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ा है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर के पाठ्यगत के अंतर जो प्रश्न उत्तर है ना आपका, यानी कि पाठ के बीच बीच में जो जितना भी इस चैप्टर से धातु अधातु से जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको आज हम लोग डिटेल पूर्वक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो हमारा पेज नंबर 65 से है। कितना ना, पेज नंबर 65 से। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ऐसा धातु कौन सा है? पारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा या मरकरी, जिसका सिंबल क्या है? Hg होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर बी है कि चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु के नाम बताइए। तो चाकू से हम लोग किसको किसको काट सकते हैं? एक हमारा हो गया सोडियम, दूसरा हो गया पोटेशियम और तीसरा हो गया लिथियम, ठीक है। सोडियम का क्या प्रतीक है? Na, पोटेशियम का K और लिथियम का Li होता है। तो ये तीन ऐसे धातु हैं जिसको हम लोग चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर सी में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। मतलब ऐसे धातु का नाम बताएं जो ऊष्मा के क्या होते हैं? सबसे अच्छे चालक होते हैं। तो पहला है हमारा सिल्वर और दूसरा है कॉपर। क्या है? सिल्वर और कॉपर, यानी कि सिल्वर यानी चांदी जिसका प्रतीक होता है Ag और कॉपर जिसका प्रतीक होता है Cu। इसी में चौथा क्वेश्चन है कि ऊष्मा की कुचालक होती है। मतलब एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक लेड हो जाएगा और दूसरा मरकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा और मरकरी हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर डी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है कि आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो सबसे पहले हम लोग आघातवर्ध्य के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्ध्य कहते हैं। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि जब हम लोग कुछ धातु को पीटते हैं तो ये धातु किस में बदल जाते हैं? पतली चादर के रूप में बदल जाती है या चादर के रूप में बदल जाती है, जिसे हम लोग इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं? आघातवर्धन्यता या आघातवर्ध्य कहते हैं। चलिए एक ज़रूरी बात यहाँ पर मैं बताते हुए चलता हूँ आप लोग को कि सोना और चांदी जो होता है वो सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु है। क्या है? सोना और चांदी जो है वो क्या है? सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। इसी क्वेश्चन में एक तन्यता का अर्थ हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि तन्यता का क्या अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कुछ धातुओं को खींचकर पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए कि कुछ धातुओं को खींचकर पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। आगे देखिएगा, इसी में एक बात हमने इम्पॉर्टेंट बात, ज़रूरी बात को लिखा है और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी आप समझते हुए आगे बढ़िएगा कि सोना जो होता है ना, सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना क्या है? सबसे अधिक तन्य धातु है और ये इतना तन्य होता है कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जानकर आश्चर्यचकित होगा कि मात्र 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ चौंकने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको ये रट लेना है कि 1 ग्राम सोना से, जी हाँ, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर कितना, 51 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है। मैंने इसी चैप्टर में क्रियाशील समूह के बारे में बताया, धातुओं के क्रियाशील समूह के बारे में बताया है। तो पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या था? लिथियम, ये सब क्या था?
सबसे अधिक सक्रिय धातु थे। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि सोडियम क्या हो गया, सबसे अधिक सक्रिय अभिक्रियाशील धातु है, और ये वायु के संपर्क में आते ही क्या करता है, आसानी से आग पकड़ लेती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम का यही खासियत होता है, यदि हम लोग सोडियम को खुले में छोड़ दें या तो क्या कर लेता है, ये वायु से अभिक्रिया कर अपने आप को क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए हम लोग इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन ए में पूछा जा रहा है कि इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। क्या है, पहला भाप के साथ आयरन का, दूसरा जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का। तो सबसे पहले देखते हैं भाप। भाप का हम लोग किसके साथ, आयरन के साथ। ये हो गया 4H2O जल। तो जल को जब हम लोग हीट करेंगे तभी ना भाप बनेगा, यानी कि H2O ही रहेगा भाप बनेगा। तो और हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, आयरन के साथ। तो देखिएगा यहाँ पर बनेगा Fe3O4 और 4H2O। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कैल्शियम को किसके साथ, जल के साथ। तो जब हमने कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाया तो शुष्क बुझा हुआ चूना बना CaOH का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक है, उसी प्रकार जब हमने पोटेशियम को जल से अभिक्रिया करवाया तो हमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। ये एरो मार्क ऊपर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये हाइड्रोजन जो होती है वो सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, इसलिए ये ऊपर की ओर उड़ जाता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन को हमेशा एरो मार्क ऊपर की ओर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलिए इसी सेक्शन का यानी कि इसी पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। कुछ ज़रूरी क्वेश्चन है। A, B, C एवं D 4 धातु के नमूने को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। क्या है, इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि A जो है, B, C, D 4 ये कुछ धातु है। A में है आयरन 2 सल्फेट। ठीक है, उसके बाद कोई अभिक्रिया नहीं, यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोई अभिक्रिया नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, धातु A को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, कॉपर 2 सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा। उसी प्रकार जिंक सल्फेट से रिएक्शन करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट से करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब धातु B को जब आयरन 2 सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो विस्थापन अभिक्रिया होगा, और धातु B को जब कॉपर 2 सल्फेट से करवाएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, यहाँ भी कोई अभिक्रिया नहीं, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उसी प्रकार C को जब हमने किया आयरन 2 सल्फेट के साथ तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ, यहाँ भी कॉपर 2 सल्फेट को कोई अभिक्रिया नहीं हुआ, और जिंक सल्फेट को जब करवाया तो यहाँ पर भी कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। लेकिन जब हमने धातु C को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हुआ। अब जब हम लोग धातु D को किसके साथ, आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होता, यहाँ भी कोई अभिक्रिया नहीं, यहाँ भी कोई अभिक्रिया नहीं, और यहाँ भी कोई अभिक्रिया नहीं होता। तो ये चलिए ABCD धातु था, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ABCD से बात किया जा रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु वहाँ पर कौन सा था। धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, और ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन है ABC, और तीनों का आंसर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, क्या बोल रहा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है, B। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो क्या हो रहा था, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अब ध्यान दीजिएगा कि धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी। क्यों होगा, जिससे धातु B कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ABCD को क्या करना है,
अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा B जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील, उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद C हो जाएगा, उसके बाद सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर C जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया, ठीक है, धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, यानी कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस। जैसा कि यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल लेकर मैंने समझाया है कि धातु को जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ना तो लवण निकलेगा, हमें लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। यानी कि आयरन को हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तनु H2SO4 के साथ। तो आयरन को जब हम लोग तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो FeSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। और इसी सेक्शन का अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। तो जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन से आयरन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जब हम लोग जिंक को आयरन, ठीक है, सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और आयरन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ मूव करते हैं। यानी कि अब देखिए 51, तो पेज नंबर 51 हमने कंप्लीट किया। अब चलिए पेज नंबर 54 में जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पेज नंबर 54 में पूछा जा रहा है ना कि सोडियम, किसका, सोडियम का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो सबसे पहले देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 1। यानी कि आप पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8, और अंतिम सेल में यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1। तो इस प्रकार जब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे ना, तो पहला कक्षा में आप देख पा रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन हमने रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये हमारा रह गया सोडियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा है क्या, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा। तो आपको पता भली भांति है कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। और जब 12 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, यानी कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो उसको हम लोग किस में रख सकते हैं, 2 8 और 2। तो हम लोग यहाँ पर बांट देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींच देते हैं मैग्नीशियम का। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए ऑक्सीजन का बचा है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपको भली भांति पता है कितना है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। और जब ऑक्सीजन का जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो 2 और 6 में टूटेगा ये। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कक्षा में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण Na2O एवं MgO का निर्माण बताइए और इन यौगिक में कौन सा आयन उपस्थित होता है। तो ये रहा हमारा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से डील करते हैं। तो सबसे पहले Na2O का निर्माण हम लोग देखते हैं। तो Na2O का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको सोडियम के बारे में जानते होंगे। अब क्या जानते हैं सोडियम के बारे में, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो जब 11 का यानी कि सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विभक्त करेंगे तो क्या क्या होगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। और आपको ये भली भांति पता है, कक्षा 9 से आपने पढ़ रखा है कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या फिर क्या करता है। तो सोडियम का जो हमारा बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है
वो साझेदारी ले रहा, साझेदारी कर रहा है, या फिर वो आप बोल सकते हैं कि क्या कर रहा है, ये भाग ले रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 तो पहले रह गया, बाह्यतम कक्षा में कितना बचा, 6। तो टोटल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और 2 ये सोडियम का इधर से, 1 और 1, यानी कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार क्या होगा, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके कारण माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Na2O3 का Na2O का जो निर्माण हम लोग का कंप्लीट होता है। अब देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का निर्माण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परमाणु संख्या याद रखना होगा। और आपको पता है कि मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है। जब हम लोग इसको 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, यानी कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो ये कितना टूटेगा, 2, 8 और किस में, 2 में टूटेगा, 2, 8, 2 में टूटेगा। यानी कि आप भली भांति सीख चुके हैं कि बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो विक्रिया हो रहा है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, चाहे वो साझेदारी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का या फिर अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पर फिलहाल एक धातु और एक अधातु का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैग्नीशियम का बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और ये ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिए, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी साझेदारी में भाग लेते। तो 6 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कितना हो गया, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा, खो रहा है, यानी कि किसी को दे रहा। तो 2 इलेक्ट्रॉन खोने के कारण +2 चार्ज आया और ऑक्सीजन क्या कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा। तो इस पर क्या आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो सब देखिए, इन यौगिकों में Mg2+, ठीक है, और O2- एवं Na+ आयन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि आयनिक यौगिक का जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आयनिक यौगिक का जो गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। क्यों होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए जो हमारा आयनिक यौगिक होता है उसका क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। अब चलिए पेज नंबर 59 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 59 का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए। इसमें पहला पद क्या है, खनिज, दूसरा है अयस्क और तीसरा है गैंग। तो सबसे पहले खनिज के बारे में देखते हैं। तो खनिज के बारे में हमने लिख रखा कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु के यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो धातुओं के यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। कौन, पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं के यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि एल्यूमिना, जिसका रासायनिक सूत्र Al2O3 × 2H2O होता है। तो यहाँ पर हमारा खनिज का परिभाषा कंप्लीट होता है। अब चलिए अयस्क के बारे में जान लेते हैं। अयस्क के बारे में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है, आपका क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी तथा सुगमतापूर्वक लाभप्रद ढंग से प्राप्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे आप कॉपर पायरेट CuFeS2 या फिर एल्यूमिना जो हमने अभी लिया था, एल्यूमिना Al2O3 × 2H2O, ये हो जाएगा हमारा अयस्क। अब देखिए गैंग के बारे में। तो गैंग में अयस्कों में मिली अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अयस्कों में मिली अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, 2 ऐसे धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना और प्लेटिनम 2 ऐसा धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, ठीक है, इसलिए। आगे देखिए, तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। धातु के ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो
हमने आपको सक्रियता श्रेणी यानी कि क्रियाशील समूह के बारे में बताया था, धातुओं के क्रियाशील समूह के बारे में बताया था। उसमें हमने बताया था जो सबसे नीचे जो हमारा धातु स्थित होता है वो बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, वो किसी से बहुत कम क्रिया करते हैं। तो जो बहुत कम क्रियाशील करने वाले धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, उसको हम लोग अगर सीधा गर्म कर देते हैं तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जैसे कि Hg यानी कि पारा जो है हमारा क्रियाशील समूह के नीचे वाले श्रेणी में आता है, यानी कि क्रियाशील समूह का नीचे वाला जितना भी धातु है वो क्या होता है, बहुत कम क्रियाशील धातु होता है। उसके ऑक्साइड यानी कि पारा Hg और उसका ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन को जब हमने सीधा गर्म किया तो ये पारा हमें डायरेक्ट मिल गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धातु के ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो कम अभिक्रियाशील धातु को कैसे उसका ऑक्साइड डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, तो उसके ऑक्साइड से हमें डायरेक्ट धातु प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए मध्यम अभिक्रियाशील धातु को कैसे अलग करेंगे, जो ना तो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है और ना ही बहुत कम अभिक्रियाशील धातु, यानी कि बीच बीच में है। तो उस प्रकार के धातुओं को हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो जो मध्यम क्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से क्या करेंगे, उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपचायक का उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार है जब हम जिंक को कार्बन के साथ गर्म करते हैं ना, तो यह जिंक के धातु में उपस्थित हो जाता है, यानी कि जिंक के ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो ये एक हमें धातु प्राप्त हो जाता है, जिंक, और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। अब देखिए जो बहुत ज़्यादा क्या है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए जो कंप्लीट नहीं, अति अभिक्रियाशील धातु यानी कि बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो अति अभिक्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए पेज नंबर 61 में कुछ क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। उसके बाद जितना भी पाठ्यक्रम का क्वेश्चन आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 61 का जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया है। यानी कि ध्यान दीजिएगा कौन सा ऑक्साइड के साथ गर्म किया गया है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, धातु है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, को जिंक ऑक्साइड के साथ, तब यहाँ पर देखिए कोई अभिक्रिया नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ तो नहीं होगा तीनों में। कॉपर ऑक्साइड को जिंक के साथ तो हाँ होगा, यहाँ भी मैग्नीशियम के साथ होगा और कॉपर के साथ नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन पेज नंबर कितना था हमारा, 61 का कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। तो कम अभिक्रियाशील धातु जैसे सोना एवं प्लेटिनम जो होता है वो संक्षारित नहीं होती है। अब जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मिश्र धातु क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुएं अथवा अधातुएं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है पीतल, ये किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर और जिंक का। किसका, कॉपर और जिंक का। यदि आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में क्या है, इस चैप्टर को हमने 8 पार्ट में पढ़ाया है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 10-10, 12, 15 मिनट का वीडियो है। यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर डिटेल में एकदम समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा पाठ्यगत का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे अभ्यास का जितना भी क्वेश्चन आंसर है इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।